आज के वीडियो को चालू करने से पहले आप समझ लीजिए कोशिका क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम सेल्स कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारा जो घर है ईंटों से मिलकर बनता है ना, एक एक ईंट मिलाकर घर बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी एक एक सेल से मिलकर बनी होती है। अब सेल्स कई प्रकार की हो सकती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स। हमारा जो नर्व सिस्टम है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्व सिस्टम में पाई जाने वाली जो सेल्स होती है ना, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जिसका काम होता है हमारे जो माइंड है अपने अंगों को सूचना दे सके कि तुम्हें क्या करना है। तो ये काम जिस कोशिका के द्वारा किया जाता है उसको हम कहेंगे न्यूरॉन्स। इसके लिए न्यूरॉन्स यूज़ करता है विद्युत रासायनिक संकेत, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज या फिर सिग्नल का यूज़ करता है, जिसके माध्यम से हमारा जो मस्तिष्क है अंगों को सूचना प्रोवाइड करता है कि आपको क्या काम करना है। इसके बाद आपको समझना होगा कि ब्रेन सर्किट क्या होता है। अब सबसे पहले तो हम समझ लिए हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। अब ऐसे हम कई सारे न्यूरॉन्स बना लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमने कई सारे न्यूरॉन्स बना लिए हैं। अब इन न्यूरॉन्स को आपस में इस प्रकार से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ये एक सर्किट का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन सर्किट। तो कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन कहलाएगा सर्किट्स। हमारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे मस्तिष्क में, और वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। ईच न्यूरॉन्स हैज़ अबाउट 10,000 इनपुट कनेक्शन। ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी की, कि स्टडी में क्या बात निकलकर सामने आई है। देखिए, ये जो स्टडी है ये है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों की। इन्होंने एक नए ब्रेन सर्किट की खोज किया है जो रिलेट करता है क्यूरोसिटी और नोवेल्टी सीकिंग। मतलब नई नई चीज़ों को आप कैसे खोजते हो, आपके अंदर क्यूरोसिटी क्यों आती है, इन सब से रिलेटेड एक नया ब्रेन सर्किट वैज्ञानिकों ने खोजा है। दूसरी बात यह है, देखिए, यदि हमारे मस्तिष्क का एक एरिया है जिसको जोना इनर्स्टा कहते हैं, इनकर्टा बोलते हैं, इस एरिया में एक्टिविटी यदि बढ़ेंगी तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका जो इंटरेक्शन रहता है और उसके लिए जो आकर्षण रहता है वो भी बढ़ जाता है नई नई चीज़ों के प्रति। ऐसा इसमें सामने आया है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं ग्लोबल वेल बीइंग से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है इसके बारे में। तो वेल बीइंग का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्थी एंड हैप्पी, मतलब कि स्वस्थ और प्रसन्न रहने की जो स्थिति रहती है, जिसको कुशलक्षेम या फिर खैरियत भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या बात कही गई। इसमें बात बताया गया है, देखिए, यदि हम ओवर रिलायंस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, जिससे आप ग्लोबल ग्रोथ कर सकते हो। यदि आप ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हो तो ये बात हाईलाइटेड करती है कि डी ग्रोथ सिनारियो है ना। डी ग्रोथ सिनारियो का मतलब होता है कि एक तरफ तो आप अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप डी ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब आपकी जो ग्लोबल वेलबींग है ना उसमें गिरावट आती है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आईआईटी मद्रास से रिलेटेड। इन्होंने एक नया कैमरा के लिए एक एल्गोरिथम विकसित किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है फ्लैटनेट। अब नॉर्मल जो प्रोसीजर है अभी फ़ोटो का जो ब्लर हो जाता है उसको साफ़ करने की, उससे ये थोड़ा हटके है। डी ब्लर करने की जो थोड़ी सी प्रोसेसर है ना, ये थोड़ी हटके है और ये ज़्यादा सही कारगर साबित होती है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और इसका यूज़ किया जाने वाला है जो लेंसलेस कैमरे होते हैं ना वहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं इन्होंने जो खोज किया है इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये लोग, किन किन सेक्टर में, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सिक्योरिटी, स्मार्ट वेरिएबल्स एंड रोबोटिक्स। इधर पर ये काम करने वाले हैं, जहाँ पर कि कॉस्ट, फॉर्म फैक्टर एंड वेट सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो वहाँ पर ये सही बैठेगा, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं शाकाहारी प्राणियों से रिलेटेड, मतलब जिनको कहते हैं हर्बीवर। ऐसे प्राणी जो कि
शाकाहारी होते हैं उनको कहा जाता है हर्बीवर। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। ये आप सभी जानते हैं, जो प्लांट ईटर्स रहते हैं या फिर हर्बीवर्स रहते हैं, ये जाने जाते हैं स्ट्रॉन्ग जबड़े के लिए। ठीक है, विथ फ्लैट बैक टीथ, पीछे तरफ चपटे इनके जो दांत रहते हैं, ये सहायता करते हैं जो भी ये खाते हैं ना उसको ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, और प्लांट के जो टिश्यू रहते हैं उनको ताकि ये खा सकें। और यदि हम अर्ली हर्बीवियर्स, अर्ली प्लांट ईटर्स की बात करें ना, तो उनमें इंक्लूड किया जाता है डायनासोर से। इनके पास भी स्ट्रॉन्ग जबड़े थे। अब हम बात करते हैं, एक नई स्टडी है नेचर कम्युनिकेशन। इसमें यह शो किया गया है कि जो प्लांट ईटर्स हैं इन्होंने अपने जबड़े का विकास कब किया? आफ्टर द मास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि विलुप्ति, मतलब ये जबड़े कब हार्ड हुए? कुछ प्राणियों के विलुप्त होने के बाद ही इनके जबड़े हार्ड हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये प्राणी किस प्रकार से विलुप्त होते हैं और किस प्रकार से इनके जबड़े हार्ड होते जाते हैं। देखिए, इनको अलग अलग काइंड्स के प्लांट को खाना पड़ता था और इनको हार्ड मटेरियल को भी चबाना पड़ता था। इसी के चलते इनके जो जबड़े हैं ना वो स्ट्रोंगर हो गए थे। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया है, देखिए, इन्होंने 100 ऑफ फॉसिल्स का मेज़रमेंट किया है। उनके जबड़े, उनकी शेप के साथ में उनकी तुलना की गई है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में जिंदा एनिमल हैं उनके साथ में, और पहले जो पाए गए हैं सबूत, पुराने जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे प्लांट ईटर्स प्राणियों के जबड़े के साथ में तुलना करी है वैज्ञानिकों ने। जैसे कि बाइट फोर्स कितना रहा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज किस प्रकार से था, और कितनी जल्दी इनके जबड़े बंद हो जाते थे। रिसर्चर्स ने ये भी नोट किया है कि उस टाइम में प्लांट्स में डाइवर्सिफिकेशन था, विविधता थी। पीरियड की बात करी जा रही है ट्राइसेक एरा, 252 से 202 मिलियन साल पहले की ये बात की गई। जिस प्रकार से प्लांट में विविधता थी उसी प्रकार से जो प्लांट ईटर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी विविधता पाई गई थी। ठीक है, और ये भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे खाते हैं। अब इसके बाद ये होता है कि जो सॉफ्ट वाले जो प्लांट थे ना, अब वो कॉमनली हर जगह नहीं अवेलेबल हो रहे थे, और जो उनकी प्रकृति है ना, अब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम देखें तो वो भी चेंज होने लगी थी प्लांट्स की। तो यही जो पैटर्न है ना, इसी ने विलुप्ति की कगार पर प्राणियों को छोड़ दिया था। इससे क्या होगा, जब प्राणियों को खाने के लिए ही नहीं मिल पा रहा है तो केवल ऐसे प्राणी जिंदा बच पाए जो कि साहसी थे और जो सह नहीं सकते थे, उनकी डेथ हो गई। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं एलिफेंट सील्स की लाइफ स्टाइल के बारे में। आप इतना इसकी बॉडी में जो फैट देख रहे हैं ना, इसको मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है। तो इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात की गई है। मेल्स और फीमेल्स दोनों की तुलना हम देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से ये माइग्रेशन करती हैं तो कितने दिनों तक ये अपने घर वापस नहीं आती हैं, और किस प्रकार से ये खाना के लिए अपने निर्भर हैं, क्या क्या ये लोग खाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इनको डेली ना 1000 से 2000 टाइम्स खाना पड़ता है, ऐसा स्टडी में एक सामने आया है। तो देखिए, अभी जो पिक्चर आपने देखे होना है एलिफेंट सील्स का, अब टोटल सील्स जो होती हैं ना उसकी 33 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से जो एलिफेंट सील्स है ना वो डिस्टिंक्टिव टाइप की है, मतलब सबसे अलग और सरलता से जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसको हम कहते हैं भेदकारी प्रजाति है एलिफेंट सील्स की। अब यदि हम इसके थोड़े से परिचय की बात कर लेना, तो सील की ही एक प्रकार की ये प्रजाति होती है जो अपने बच्चे पैदा करती है, अपनी फैमिली को बड़ा करती है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और जो अंटार्कटिका आइसलैंड है ना, इसके अराउंड में ये लोग ब्रीडिंग का काम करते हैं। और मेल और फीमेल की यदि हम बात करें तो मेल का साइज ज़्यादा बड़ा रहता है और फीमेल का तो थोड़ा छोटा रहता है। और दूसरी बात है, इनकी जो नेक रहती है ना वो बहुत थिक रहती है, बहुत मोटी रहती है, और उसमें ये लोग हवा को भर के रखते हैं, और जब भी सांस लेना रहता है तो ये सरफेस पे आते हैं, ऐसा इसमें कहा जाता है।
अब चलिए हम शुरुआत करते हैं इनकी, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं इनको देख लेते हैं डिटेल में। देखिए स्टडी में क्या बात की गई। स्टडी में इन्होंने मेन फोकस किया है इनके फीडिंग के बिहेवियर को, मतलब इनका जो खान पान रहता है ना उससे रिलेटेड स्टडी इन्होंने किया है। और ये जो नॉर्दर्न वाला एरिया है ना वहाँ के एलिफेंट सील्स की ये लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात है इन्होंने दूसरा फोकस किस में किया है, ठीक है, फीमेल्स के ऊपर, जो कि जो दुष्कर रहता है, बहुत हार्ड जो टाइम रहता है ना ब्रीडिंग वाला, उसके बाद फिर ये जो माइग्रेशन के लिए जाती हैं 2 महीने का, ठीक है, 2 मंथ पोस्ट ब्रीडिंग माइग्रेशन ना, उसके बारे में भी बात कही गई है। और जो एरिया बताया गया है नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर वाले एरिया की बात यहाँ पर करी गई है। दूसरी बात ये है एवरी डे, प्रतिदिन ये कितना टाइम व्यतीत करती हैं, 20 से 24 घंटे डेली डीप डाइविंग करती हैं, गहरी गोता लगाती हैं ये सील्स। और एक ही रीज़न है इतनी गहराई में जाने का, ताकि जो छोटी छोटी मछलियां हैं ना इसको ये खा सकें। और जब इतना बड़ा इनका शरीर है तो उस फैट को मेंटेन करना भी ज़रूरी हो जाता है ना, इसलिए तो खाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है ब्रीडिंग करने के लिए भी अपने अंदर एनर्जी होना चाहिए, इसलिए भी इनको इतनी गहरी डीप डाइव ये लगाती हैं और खाना खाती हैं। इसमें टाइम भी बताया गया है कि 1000 से 2000 टाइम्स वो डेली फीड करती हैं। और इनका जो फैट है ना इतना आसान नहीं है कि वे फैट को अपना मेंटेन करके रखा। दूसरी बात अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग की। इन्होंने 48 फीमेल एलिफेंट सील्स को ट्रैक किया था। एनोनुवे स्टेट पार्क इन कैलिफोर्निया की बात ये कही गई है। ये बहुत ही बढ़िया ब्रीडिंग की कॉलोनी की एक साइट है एलिफेंट सील्स के लिए। अब ये लोग बताते हैं डेटा 2011 से लेकर के 2018 तक का, ठीक है। इन्होंने अलग अलग डिवाइस का यूज़ किया सील्स में, इन्होंने लगाया, जैसे कि एक तो इन्होंने अटैच कर दिया था जाके अंडर साइड में, ताकि ये काउंट कर सकें कि वो कितने टाइम फेड करती हैं और उनकी डेप्थ को भी मेजरमेंट कर सकें। दूसरी बात सैटेलाइट ट्रैकर, इसको इन्होंने हेड के टॉप में इन्होंने लगाया ताकि लोकेशन इनकी पता चलती रहे कि ये कहाँ कहाँ जा रही हैं। और भी कुछ डिवाइस इन्होंने यूज़ की थी, जैसे कि स्मार्ट वीडियो कैमरा, इंफ्रारेड लाइट फ्लैश के साथ साथ में। दूसरी बात मोशन ट्रैकर, एनदर डेप्थ सेंसर, ठीक है, इनका भी इन्होंने यूज़ किया था। यदि हम मेल और फीमेल की आपस में तुलना करें ना, तो जो मेल नॉर्दर्न एलिफेंट सील होता है ये इनकी लेंथ 4 मीटर तक लंबी हो सकती है और इनका जो वज़न है 2000 किलो के लगभग में होता है। और ये जो मेल्स हैं ना ये फीड करती हैं केवल कोस्टल वाटर वाले एरिया में। अब बात करते हैं हम फीमेल सील्स की, तो इनकी लेंथ थोड़ी कम रहती है, 3 मीटर के लगभग, और इनका वज़न भी 590 किलो तक होता है। आप देख सकते हैं, मतलब उसका आधा वज़न भी नहीं होता है इनका। अब हम बात करते हैं फीमेल एलिफेंट सील्स की। देखिए साइज़ तो इनका भी बड़ा ही होता है, लेकिन जो स्पर्म व्हेल रहती है ना उसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मछली तो वो भी खाती है, साइज़ तो उसका भी बड़ा है, लेकिन इस फीमेल एलिफेंट सील्स को मेहनत करनी पड़ती है, मेन अंतर यही समझ में आता है, ठीक है। और यदि हम बात करें इनकी डाइविंग की, इनको कंटिन्यूसली डाइव लगाना पड़ता है फॉर लॉन्ग पीरियड, 20 मिनट रोज, ठीक है। यदि एक डाइव का आप पीरियड देखेंगे एवरेज ना, तो वो रहता है 20 मिनट का, और मैक्सिमम ये हो सकता है 100 मिनट का। और कितनी गहराई तक ये खाना ढूंढने जाती हैं, तो ये जाती हैं 500 मीटर, एवरेज 500 मीटर की गहराई तक इनको जाना पड़ता है। यदि हाईएस्ट गहराई की बात करें तो 1500 मीटर गहराई तक भी ये चली जाती हैं, और फिर बस 1-2 मिनट के लिए बाहर आती हैं सांस लेने के लिए सरफेस पर, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। अब माइग्रेशन के बारे में यदि हम बात करें ना, यदि जैसे कि इनका 2 महीने का माइग्रेशन रहा, तो इस दौरान वो अपने घर वापस नहीं आती हैं। और दूसरी बात है कितने घंटे सोती हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बाकी है। इसके बाद न्यूज़ हम देखने वाले हैं इस लिजर्ड के बारे में। नॉर्मली इसको कई बार क्या होता है ना, लोग सांप समझ के इसको मार डालते हैं, जबकि ये जहरीली नहीं होती है। इसके बाद भी ये बेचारी को मार दिया जाता है, इसलिए इनकी जो संख्या है ना
कम होते जा रही है। वैसे ये जो नई प्रजाति पाई गई है ना, इसमें इसी के बारे में बात बताई गई है, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या ये चीज़ खाती है, ठीक है, और किस किस एरिया में ये मिलती है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसका नाम जो है सबडोलोसेप्स नीलगिरियंसिस, ठीक है, ये एक प्रकार की रेप्टाइल है और ये इसकी बॉडी ना पतली रहती है, और यदि हम इसकी बात करें ना तो लगभग लगभग 7 सेंटीमीटर के लेंथ में ये मिलेगी, और इसका जो कलर है सैंडी ब्राउन कलर की ये रहती है। अब यदि हम बात करें इसका थोड़ा सा परिचय जानने की बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो देखिए ये ना स्मूथ बॉडी वाली लिजर्ड होती है, ठीक है। इसके जो आर्म हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं या फिर उसमें कोई आर्म्स नहीं रह सकते, आर्म लिम्स मतलब आर्म होता है। नॉर्मली ये ज़मीन खोदती है सैंडी ग्राउंड में, ठीक है। और कहाँ पर ये पाई जाती है, तो जो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट रीजन रहता है ना, उस एरिया में ये हमको मिलती है। अब जब लोग इसको खोजने गए तो उसी की कहानी यहाँ पर बताई जाती है कि कहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे और क्या इनका उद्देश्य रहा था। तो देखिए सितंबर 2019 की बात है। एक ग्रुप ऑफ हर्पेटोलॉजिस्ट आप समझते हैं, सरीसृप वैज्ञानिक जिसको कहते हैं, रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जो अध्ययन करते हैं ना, उनको हम हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग गैदर्ड होते हैं अनाईकट्टी हिल्स में। कहाँ पर? कोयम्बटूर। किसके लिए? साउथ एशियन रेप्टाइल रेड लिस्ट असेसमेंट, इसके लिए ये लोग वहाँ पर गैदर्ड हुए। इसको ऑर्गेनाइज किया था IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखिए इनमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रीकांठन, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखिए चलो ऐसे ही नाइट में थोड़ा विजिट कर लिया गया, एक प्राइवेट फार्म है वहाँ पर, ठीक है। तो इसी दौरान इन्होंने इस प्रजाति को सामने देखा था, तो ये काफ़ी आश्चर्य रह गए थे। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसका नाम हम देख चुके हैं, सबडुलोसेप्स नीलगिरियंसिस। और यदि हम इसकी बॉडी की बात करें ना, तो ये इसकी बॉडी स्लेंडर रहती, स्लेंडर मतलब पतली रेप्टाइल है ये, और लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर है। कलर की यदि हम बात करें तो सैंडी ब्राउन इसका कलर है। और ये किस प्रजाति के साथ में रिलेट करती है, तो देखिए जेनेटिक स्टडी की यदि हम बात करें ना, तो ये जो है सबडुलोसेप्सस पृथ्वी से मिलती जुलती ही प्रजाति है जो कि ईस्टर्न घाट में पाई गई थी। अब ये कहाँ पर मिली है? ये जो मिली है ड्राई डेसिडुअस एरिया में इसको पाया गया है। दूसरी बात ये है, हमारे मन में क्या रहता है कि जो वेट एरिया है, एवरग्रीन एरिया है, केवल यहीं पर जो है ना नई नई प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं। तो हमारे माइंड में जो ये सेटिंग बनी हुई है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल हरी भरी जगह में और वेट वाले एरिया में ही हमको नई नई प्रजातियां देखने को मिलेंगी, कोई ये ज़रूरी बात नहीं है। और नॉर्मली तमिलनाडु में जो स्टडी करी जाती है ना, वो बड़े बड़े जानवर को लेकर करी जाती है, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट और इसी टाइप के एनिमल्स के बारे में। लेकिन अब हमें ज़रूरत है हम छोटी छोटी जो जीव जंतु हैं इनका भी अध्ययन करें, जैसे कि अभी इन्होंने खोज किया था इस लेजार्ड के बारे में, रेप्टाइल के बारे में, ऐसा इसमें वैज्ञानिकों को कहना है। कुछ और बातें हैं जिनको आप जान लीजिए, जैसे कि ये जो प्रजाति खोजी गई है ये दिन में सक्रिय रहती है, और इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये छिपने वाली प्रकृति है इसकी, ठीक है। सामने आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, छिप जाती तुरंत। दूसरी बात यह है कि इसको पकड़ना इतना ना आसान काम नहीं है। अब जब आप इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो क्या होता है, आप इसके बारे में ना नेचुरल और जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना इसकी, उसको आप बता नहीं सकते कि इसका क्या इतिहास रहा है, जब आप इतना उसको मुश्किल हो जाता पकड़ना। तो दूसरी बात ये है, अभी जो स्पीसीज पाई गई है ये केवल थर्ड सिंक स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया है मेनलैंड इंडिया में, ठीक है। दूसरी बात यह है, इस प्रकार की जो डिस्कवरी है ना हमें कुछ जानकारी देती है ताकि हम कुछ चीज़ अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और जिस प्रकार से हम रेप्टाइल वाली प्रजाति को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना, नकार देते हैं, वो हमारे माइंड से वो चीज़ अलग होना चाहिए। अब कुछ कुछ बातें और यहाँ पर बताई गई, जैसे कि ये जो हैं जहरीली नहीं रहती हैं, ये स्नैक्स के जैसे दिखाई देती हैं, इसीलिए इनका जो है शिकार हो जाता है, लोग इनको मार देते हैं सेम समझ के, ठीक है। और ये लैंड पर सेम टू सेम ही मूव करती है, जैसे सांप मूव करते हैं ना, उसी प्रकार से। और क्या खाते हैं और इनकी ब्रीडिंग कैसी होती है इनकी, देखिए
अभी दोनों के बारे में इनका कहना है कि हम आगे बात बताएंगे, कैसे इनकी ब्रीडिंग होती है, क्या क्या इनकी फीडिंग होती है। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि इनका जो खान पान है ठीक वैसे ही रहेगा जैसे अदर जो लिजर्ड करती हैं ना, ठीक उसी प्रकार के, जैसे कि टर्माइट्स है, क्रिकेट्स है, स्मॉल स्पाइडर्स है, इसी प्रकार से ये भी इनकी डाइट रहती होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। आईयूसीएन स्टेटस का यदि हम बात करें और इसको क्या क्या चीज़ का खतरा है, देखिए इनको वल्नरेबल स्पीसीज़ की कैटेगरी में डाला गया है। और खतरे की यदि हम बात करें, इनकी संख्या, जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, ये जितनी की उतनी ही क्यों है, तो जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, घर बनाने का जो काम हम चालू हो जाता है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री, रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, रोड नेटवर्क, और इसी के कारण ये अपने स्मॉल जियोग्राफिकल रेंज में थ्रेट को महसूस कर रही हैं।